हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद स्काई में स्वागत है। गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ या एक ऐसी प्रॉब्लम पे को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कभी न कभी हर किसी के लाइफ में कभी न कभी एक बार ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। अगर नहीं आई है तो कभी न कभी ये प्रॉब्लम जरूर आपको फेस करने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी परीक्षा को देने के बाद मेरे पास आते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तो मुझसे वो यही बताते हैं कि सर, मैंने तो सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक ठीक लिख के सही सही करके आया था। सारे क्वेश्चन का आंसर जब मैंने लिखा उसमें जितने भी डायग्राम्स थे, डायग्राम्स भी अच्छे से बनाए, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था और पूरी की पूरी मैंने कॉपी फिल करके आए थे। फिर भी मुझे उतना नंबर नहीं मिला या उतने मार्क्स नहीं मिले जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो गाइज, आज मैं आपके साथ वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप उन पॉइंट्स को अपने आंसर शीट लिखते समय ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको बेनिफिट होगा और आपको अच्छे नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू राइट आंसर शीट इन एग्जाम। हाउ टू राइट आंसर शीट इन एग्जाम, परीक्षा में उत्तर पुस्तिका कैसे लिखें। यही तो प्रॉब्लम है कि लिखते तो हम है ही, क्वेश्चन का आंसर तो मैं सभी लोग एग्जाम में लिखते हैं, लेकिन सही तरीका क्या लिखने का है उस चीज को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, कॉपी लिखना शुरू करते हैं, तो कॉपी लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि हर एक स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब एग्जामिनर या इवेलुएटर आपकी कॉपी को चेक करने बैठता है तो वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स से। तो जैसे आप लोग कॉपी एग्जाम देने के बाद आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो उसी तरीके से जब कोई एग्जामिनर या इवेल्युएटर आपकी कॉपी चेक करने जाता है तो वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो सबसे पहले वो आपको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ठीक है। अब बात आई यहाँ उम्मीदों की, तो यहाँ पे दो लोग हैं, पहला कौन है, स्टूडेंट्स, दूसरा कौन है, इवेल्युएटर या एग्जामिनर। तो स्टूडेंट्स ने तो अपना काम कर दिया, अब बात आ गई इवेल्युएटर की। तो इवेल्युएटर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना आपको। जब तक यही नहीं पता होगा तो आप अपने कॉपी को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक एग्जामिनर या इवेल्युएटर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक स्टूडेंट से। तो देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में एग्जामिनर साहब बैठे हुए हैं और राइट साइड में आप सभी लोग बैठे हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, एक्सपेक्टेशन। एग्जामिनर साहब की भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है और स्टूडेंट्स की भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो पहले हम बात करते हैं कि एग्जामिनर साहब या इवेल्युएटर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो इवेल्युएटर सबसे पहले आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले सेक्शन एंड आंसर नंबर शुड बी क्लियरली रिटन। जो सेक्शन है और किस क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं
उसको आप साफ साफ आप लोगों को लिखना है। बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स सेक्शन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं, या क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, सेक्शन भूल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सेक्शन नंबर और आंसर नंबर आपको साफ साफ अपने कॉपी के ऊपर या आंसर शीट के ऊपर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशन होती है इवेल्युएटर की यही होती है। सेकंड एक्सपेक्टेशन क्या है? हेडिंग शुड बी क्लियरली रिटन। तो जिस भी क्वेश्चंस का आप आंसर देने जा रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है तो हेडिंग को भी आप साफ साफ लिखने की कोशिश करिए। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी जो कॉपी होनी चाहिए, मतलब आप अपने कंटेंट को जिस तरीके से लिख रहे हैं, तो आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, ज्यादा कट पिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखना है, तो जिससे आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगे। अब क्या इवेल्युएटर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि जो डायग्राम आप बना रहे हैं, जिस भी क्वेश्चंस में अगर आपको डायग्राम की जरूरत पड़ रही है, तो डायग्राम आपका क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत है तो, अब अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है तो जरूर डायग्राम बनाइए। और डायग्राम आपका ऐसा होना चाहिए कि बहुत फेडेड डायग्राम नहीं होना चाहिए। डायग्राम इस तरीके से होना चाहिए कि वो काफी अट्रैक्टिव दिखे। लास्ट में क्या है कि जो कि काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व करते हैं, उनकी यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो इवेल्युएटर आपसे ये भी उम्मीद करता है या एक्सपेक्ट करता है कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स यूनिट लिखना ना भूलें, मतलब यूनिट उनको जरूर लिखना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक इवेल्युएटर एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। तो देखिए राइट साइड यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? किससे? इवेल्युएटर से। तो पहला इनका एक्सपेक्टेशन है या उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर की, गुड मार्क्स। ठीक है। सेकंड इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? गुड मार्क्स। ठीक है। और थर्ड इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? गुड मार्क्स। मतलब अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की केवल एक ही एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है? अच्छे नंबर की। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये गुड मार्क्स लाया कैसे जाए। तो गुड मार्क्स आप तभी ला सकते हैं जब आप इवेल्युएटर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे। अब इस इवेल्युएटर या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल किया जाए, इसके लिए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जनरली जब आप किसी भी परीक्षा में बैठने जाते हैं या सम्मिलित होने जाते हैं, तो एग्जाम में जनरली कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरली क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न बोलते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। किसी किसी एग्जाम में मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हैं तो उसको भी आप इसमें इसी पैटर्न पे आप लोग लिख सकते हैं, जो कि हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम के क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू राइट शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें।
गाइस, आंसर तो मैंने आपको पहले बताया कि आंसर तो सभी लिखते हैं, लेकिन आंसर को लिखने का सही तरीका क्या है, वही चीज मैं बताने के लिए आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने आंसर शीट को लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंशन क्लियरली सेक्शन नंबर। ठीक है, किसी पेपर में अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन ए बी सी डी और भी आगे भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आपको सेक्शन नंबर क्लियरली लिखना है, साफ साफ लिखना है कि किस खंड का आप आंसर देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आंसर नंबर, मतलब कि किस सेक्शन का कौन से क्वेश्चन का आप आंसर लिखने जा रहे हैं, वो भी आपको साफ साफ लिखना चाहिए। जैसे आंसर, मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 मेंशन कर दिया। अब 1 क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से कई सारे पार्ट्स हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, आंसर 1A, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो 1B, फिर 1C, इस तरीके से। ठीक है, और जो जरूरी चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल ए लिख के छोड़ देते हैं, A1A, मतलब आंसर को भी दो शॉर्ट कर देते हैं, सिंपल क्या लिख देते हैं, ए। कुछ स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, ANS 1A, ANS 1B, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, बट अगर आप पूरा लिखना कोशिश करेंगे, कंप्लीट वर्ड लिखने की कोशिश करेंगे, ANSWR, आंसर 1A, आंसर 1B, आंसर 1C, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके और इनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, राइट हेडिंग एज पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस चीज का आपको आंसर देना है, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसमें हेडिंग जरूर लिखिए। सबसे पहले क्या करिए, सेक्शन नंबर लिखिए, फिर आंसर नंबर, और फिर आप उस आंसर नंबर के नीचे आप क्या लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे कि किसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हेडिंग लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू राइट प्रिसाइज आंसर विद इन 3 to 4 लाइन एज पर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस टाइप के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर देने जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहे हैं। तो जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको पेजेस भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आंसर को बहुत प्रिसाइज वे में लिखिए। ठीक है, 3 to 4 लाइन्स में आप लिखने की कोशिश करिए। हो सकता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 से 5 लाइन्स हो जाए, 4 से 5 लाइन हो जाए, या हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है वो एक ही लाइन में हो जाए। तो अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एक पेज में लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा। आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, और जिससे क्या होगा, आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कंटेंट इफ यू आर 100% श्योर। अब आपने अपने क्वेश्चंस का आंसर तो लिख दिया, 3 4 5 लाइन में जितने भी आपको सही लगता है लिख दीजिए। ठीक है, लिखने के बाद अब उस आंसर को जब आप पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसे उसमें की पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, आप उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, आप उसको जरूर अंडरलाइन करिए। अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो वो काफी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, और जिससे आपका अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अंडरलाइन तभी करिए जब आप 100% श्योर हो कि जिस चीज को आप अंडरलाइन कर रहे हैं वो कंटेंट या वो पार्ट आपके आंसर से रिलेटेड है। पता चला आपने गलत ही आंसर दे दिया,
और गलत चीज को हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो गलत चीज को कभी हाईलाइट मत करिए। जो चीजें 100% श्योर है नहीं ये सही है, उसको आप अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, वही उसी चीज को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। स्पष्ट रूप से अनुभाग संख्या जैसे खंड ए, खंड बी, खंड सी, और प्रश्न संख्या मतलब उत्तर 1 का ए, उत्तर 1 का बी, उत्तर 1 का सी का उल्लेख करें। ठीक है, साफ साफ उसको लिखने की कोशिश करें। प्रश्न के अनुसार शीर्षक लिखें, शीर्षक मतलब हेडिंग्स। ठीक है, इसके बाद अपने प्रश्न के अनुसार 3 से 4 पंक्तियों में सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करें। मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा आपको पैराग्राफ में या बहुत ज्यादा पेजेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो आप 3, 4, 5 लाइन में उसका आंसर देने का प्रयास करें। और यदि आप 100% सुनिश्चित हो तो महत्वपूर्ण सामग्री को या कंटेंट को आप रेखांकित करें, अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, तो ये सही तरीका है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने का। तो गाइज, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। किससे? एग्जामिनर से या इवेल्युएटर से। अब मैं बात करने वाला हूं हाउ टू राइट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। तो कीप इन माइंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग राइटिंग आंसर शीट। जब आप उत्तर पुस्तिका लिखने जा रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स को हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में था, वही आपका लॉन्ग में भी है। मेंशन क्लियरली सेक्शन नंबर। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेक्शन नंबर को आपको साफ साफ लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको? आंसर नंबर। आंसर नंबर को भी आपको साफ साफ लिखना है कि किस क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है आंसर तो लिख देते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो किस क्वेश्चन का ये आंसर लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्जामिनर या इवेल्युएटर होता है ना, वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो बार बार आपका क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर से मिलाएगा, फिर वो नंबर फीड करेगा या नंबर देने की कोशिश करेगा, तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है। तो गाइज, इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको कॉपी में चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सारी की सारी चीजें एग्जामिनर को आसानी से दिख जाए। एग्जामिनर आपकी कॉपी में कम से कम दिमाग लगाए, तो कम से कम दिमाग लगाएगा तो आपकी गलतियों को भी कम ढूंढेगा। ठीक है, इसलिए आपकी कॉपी क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो जो मैं यहाँ पे की पॉइंट्स बता रहा हूं उसको आप जरूर लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये लिखने की कोशिश करना चाहिए कि सेक्शन नंबर साफ साफ लिखें और आंसर नंबर साफ साफ लिखें। इसके बाद फिर से सेकंड पॉइंट है राइट हेडिंग एज पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हेडिंग लिखना है और हेडिंग लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अब बात आई कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर कितने पेज में लिखें। तो इसका कोई रूल नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो उनका आंसर एक पेज में भी हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे कि उनका आंसर आप अगर उनको सॉल्व करेंगे तो उनका सोल्यूशन एक पेज में हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस या थ्योरी वाले पार्ट मिल जाएंगे या थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनका आंसर आप 2 पेज में दे सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्योरली थ्योरी वाले होंगे उसमें कई सारे सेक्शन दे देंगे कि आप इसको भी एक्सप्लेन करिए, इसको भी एक्सप्लेन करिए। तो हो सकता है वो 2 से बढ़ के 3 पेजेज में चले जाएं। ठीक है, तो ये 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या कितनी चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका आप आंसर 1, 2 या 3 पेज में देने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन आंसर आपका क्या होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ज्यादा आपको कहानी बना के लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एग्जामिनर को, इवेल्युएटर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने कहानी बना के लिखा है या चीजों को सही तरीके से या प्रिसाइज आंसर देने की कोशिश कर रहा है। तो जो एग्जामिनर या इवेल्युएटर होता है ना, वो प्रिसाइज आंसर उसको चाहिए होता है, उसको कहानी नहीं चाहिए होता पेपर में। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पॉइंट है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कंटेंट इफ यू आर 100% श्योर। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई भी आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हैं, तो अगर आपको उसमें लगता है कि ये पॉइंट या ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है आप ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसमें डायग्राम बनाना जरूरी होता है। ठीक है, या वो क्वेश्चन का सही आंसर किसी डायग्राम की हेल्प से आप बहुत सही तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम की पॉसिबिलिटी है, तो आप कंटेंट को थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप डायग्राम को जरूर बनाएं। डायग्राम क्या करता है, डायग्राम जो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना, तो एग्जामिनर या इवेल्युएटर अब डायग्राम को ही देख समझ जाता है कि स्टूडेंट्स को या बच्चों को चीजें पता है कि नहीं पता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम की पॉसिबिलिटी है, तो आप 100% कोशिश करिए साफ सुथरा डायग्राम बनाने की। ठीक है, अब बात आई कि डायग्राम को हम बनाए कहाँ। तो जो भी आपकी आंसर शीट होती है, तो डायग्राम के को बनाने का जो सही जगह होती है, सही प्लेस होता है, वो आपके आंसर शीट के राइट साइड में सही जगह होती है। कि डायग्राम को आप राइट साइड में बनाइए और उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी आप चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसको आंसर शीट के लेफ्ट साइड लिखने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायग्राम को बीच में बना देते हैं, लेफ्ट साइड बना देते हैं। ठीक है, पहले पूरा आंसर पहले लिख देंगे, इसके बाद डायग्राम को लास्ट में बनाएंगे, नहीं। ठीक है, कोशिश करिए डायग्राम को स्टार्टिंग में बनाइए, राइट साइड बनाइए, और फिर उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आप लेफ्ट साइड लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी मैं इसका एक सैंपल भी आपको दिखाऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। शायद ये एग्जाम का प्रेशर होता है या उनको पता नहीं होता है। उसकी वैल्यू तो सही निकाल देते हैं, लेकिन यूनिट लिखना भूल जाते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे, तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपके आंसर नंबर को कट कर लेगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको यूनिट जरूर लिखना है, अगर किसी भी आंसर में यूनिट वाला पार्ट है तो। ठीक है, एंड लास्ट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में टोटली क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, डोंट ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन ए सिंगल लॉन्ग पैराग्राफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि पहले लाइन से लिखना शुरू करेंगे और लास्ट उस पेज के लास्ट लाइन तक लिखते जाएंगे, ना तो बीच में कोई ब्रेक होगा, ना तो कोई पैराग्राफ चेंज होगा, ना तो कोई पॉइंट्स होगा, वो एक सिंगल पैराग्राफ में चीजों को लिख डालते हैं। कंटेंट सही हो, लेकिन एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। वो चाहता है कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिए। ठीक है, तो सही तरीका क्या है कि जो भी आप एक सिंगल लॉन्ग पैराग्राफ में लिख रहे हैं चीजों को, उस लॉन्ग पैराग्राफ को छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में तोड़ के लिखिए। तो ब्रेक योर सिंगल पैराग्राफ इनटू सेवरल बुलेट पॉइंट्स लाइक दिस वन। इस तरीके से पूरे कंटेंट को आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक कम हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक, और वो काफी इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है काफी अच्छा माना जाता है, तो जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लें कि हेडिंग कैसे लिखते हैं, सेक्शन नंबर कैसे लिखते हैं, उसकी बात कर लें। देखिए यहाँ पे सपोज करिए ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। तो सबसे टॉप में पहले क्या लिखिए, सेक्शन नंबर लिखिए। तो मान लीजिए आप जो है सेक्शन ए का आंसर लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक्शन ए। इसके बाद अब सेक्शन ए में कई सारे क्वेश्चन हैं, तो मान लीजिए आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पूरा लिखिए आंसर 1A, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन 1 में मान लीजिए कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग लिखिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डायग्राम इंक्लूडेड है या डायग्राम पॉसिबल है, तो डायग्राम देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने यहाँ लेफ्ट साइड नहीं बनाया है, सेंटर में नहीं बनाया है। इस डायग्राम को मैंने क्या किया है, इस आंसर शीट के राइट साइड बनाने की कोशिश किया है। तो आप लोग भी डायग्राम को क्या करिए, राइट साइड बनाने की कोशिश करिए। और इस डायग्राम के नीचे यहाँ पे जरूर मेंशन करिए कि डायग्राम किस चीज का है, किससे रिलेटेड है, वो जरूर यहाँ लिखने की कोशिश करिए। इसके बाद इस डायग्राम को से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप लेफ्ट साइड लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर शीट को सजा के लिखने की कोशिश करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन को सुधार के लिखने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को मैंने यहाँ पे उसको हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, कि उत्तर पुस्तिका लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। स्पष्ट रूप से अनुभाग संख्या, खंड ए, खंड बी, खंड सी और प्रश्न संख्या जैसे उत्तर 1A, उत्तर 1B, उत्तर 1C का उल्लेख करें। प्रश्न के अनुसार शीर्षक लिखें। प्रश्न के अनुसार 1, 2 या 3 पृष्ठ के भीतर सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करें। वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका हिंदी वर्जन मैंने इसलिए दे दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड से आते हैं, तो वो पढ़ के इस चीजों को आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने क्या नहीं करने। तो सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है। क्या सजेशन है वो देख लेते हैं। नंबर एंड अदर डिटेल्स ओनली ऑन गिवन स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। जहां पे ये सारी चीजें, आपका नाम, रोल नंबर और आपसे जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स हैं, जहां पे लिखने के लिए स्पेसिफिक प्लेस दिया गया है, जहां पे जगह दी गई है कि ये चीज यहीं पे लिखिए, कोशिश करिए कि वो चीज वहीं पे लिखिए। इसके अलावा और चीजों को किसी दूसरे स्थान पे लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रफ वर्क शुड बी डन एट असाइंड प्लेस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में ऐसा होता है कि रफ वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको रफ वर्क इसी जगह करना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप रफ वर्क उसी जगह करिए जहां पे असाइन किया गया है। और जरूरी क्या है कि रफ वर्क करने के बाद एट लास्ट में उसको आप बाद में कट कर दिया करें, ठीक है। तो अगर जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर इन सारी चीजों को आप अपने उत्तर पुस्तिका लिखते समय, आंसर शीट लिखते समय अगर आप ध्यान देंगे गाइज, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप अच्छे नंबर आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। और जितना आप एक्सपेक्ट करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है, उतना नंबर आप डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिए जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट चीजें बताई। तो गाइज, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।